हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है परीक्षा मैनिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपका दोस्त मंगलेश्वर सिंह और उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, जहां भी होंगे हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। चलिए, आज हम एसएससी जीडी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी सब्जेक्ट के, उन क्वेश्चन का जो सेट है, सेट 3 आज करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम क्वेश्चनों की ओर ध्यान देते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? आप जानते होंगे जो हमारी हिंदी है, जो भाषाएं हैं, भाषा को विभिन्न भाषा परिवारों में बांटा गया है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्वेश्चन यह है कन्नड़। कन्नड़ जो भाषा है वो किस भाषा परिवार की भाषा है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार और फिर भारोपी भाषा परिवार, है ना। तो हम यहाँ देखेंगे जो कन्नड़ है, ये कन्नड़ होती है, कन्नड़ जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, ये कौन से भाषा परिवार की है? तो कन्नड़ ये द्रविड़ भाषा परिवार की है। कन्नड़ ही नहीं, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ये सारी भाषाएं जो हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार की हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंख लगना, है ना, समझ में आ रहा है? आंख लगना, तो आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? किसी के प्रति आकर्षित होना। क्या? किसी के प्रति आकर्षित होना, इशारा करना, धोखा खाना या नींद आ जाना, है ना। तो आंख का संबंध, अब अपने भविष्य में मत चले जाइएगा, आंख का संबंध पहले तो क्वेश्चन पढ़िए। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ किसी के प्रति आकर्षित होना बिल्कुल नहीं होगा, है ना। अब आंख दिख गया तो आप उसका संबंध बिल्कुल प्रेम से मत जोड़िएगा, ठीक है। इशारा करना बिल्कुल नहीं, है ना। धोखा खाना ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर हुआ क्या? नींद आ जाना। आंख लगना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? नींद आ जाना। ठीक है, बड़े तेजस्वी लोग हैं, आंख दिखा तो वो प्रेम से जोड़ देते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ है ना। नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ निम्न है। ठीक है, तो नाक पर जो गुस्सा आ जाता है ना, नाक पर गुस्सा आ जाता है, ये शब्द हम अपने आए दिन उपयोग में लाते हैं। नाक पर गुस्सा रहता है उसके, है ना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? वास्तव में इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ये देखते हैं। तुरंत क्रोध करना, है ना, ये तंग लिखा है यहाँ पे, तंग होगा। ठीक है, तंग क्या होगा? तंग, तंग करना, ध्यान देना, कम क्रोध करना। ठीक है, प्रश्न क्या है? नाक पर गुस्सा का अर्थ क्या है? निम्न में से कौन सा अर्थ है? ठीक है, तो नाक पर गुस्सा, है ना। नाक पर मतलब बिल्कुल किसी भी छोटी सी छोटी बात को लेकर इंसान चिढ़ जाए, है ना, बहुत जल्दी लड़ने को, मारने पर उतारू हो जाए, है ना। तो क्या होता है, बिल्कुल अपने हाव भाव को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाए, है ना, बिल्कुल क्या बोलते हैं, अनियंत्रित हो जाना। तो ये क्या होता है? तुरंत क्रोध होना। नाक पर गुस्सा मुहावरे का जो अर्थ होता है तुरंत क्रोध होना। ठीक है, तो क्या होगा? तुरंत क्रोध होना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। फूंक फूंक कर कदम रखना। क्या प्रश्न क्या है? फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ है। फूंक फूंक कर, क्या? फूंक फूंक कर कदम रखना। अब हम यूज करते हैं, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पिए। ठीक है, तो यहां पर क्या है? फूंक फूंक कर कदम रखना, तो इसका मतलब धीरे धीरे चलना, डर डर कर कदम रखना, फूंक मारते हुए पैर रखना, सोच विचार कर काम करना। तो फूंक कदम रखना मतलब किसी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना कि ये काम का परिणाम क्या होगा, मैं कर रहा हूं, इसका मतलब ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा। तो किसी काम को ऐसे नहीं रैंडमली कर दिए, नहीं, उसके बारे में सोचना, विचारना। तो क्या होगा? फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सोच विचार कर काम करना। क्या होगा? सोच विचार कर काम करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। हाँ, निम्नलिखित शब्द में से अग्नि का पर्यायवाची है। अब देखिए, अग्नि का पर्यायवाची है, तो यहां पे क्या है? पहला पीयूष, पीयूष नहीं होगा। पीयूष किसका होता है? अमृत का। अंबर किसका होता है? आकाश का। और मयंक, मयंक किसका होता है? चंद्रमा का। अब बचा क्या? ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या हुआ? निम्नलिखित में से आग का, अग्नि का जो पर्यायवाची होगा क्या होगा? पावक, है ना। हाँ, परिवार, परिवार का पर्यायवाची शब्द है परिवार। क्या शब्द है? परिवार का पर्यायवाची शब्द है। तो आइए देखते हैं, गृह, भवन, कुटुंब और आगर। तो परिवार का पर्यायवाची क्या होगा? गृह हो गया, घर हो गया, भवन हो गया, घर हो गया, और आगर। ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? किसके? घर के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से? गृह हो गया, गृह, भवन और आगर। तो बचा क्या? क्या बचा?
परिवार, परिवार का पर्यायवाची क्या हो गया? कुटुंब, है ना। जैसे कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना, तो मतलब कि संपूर्ण देश को, समाज को अपना परिवार मान के चलना, तो ये क्या हो गया? कुटुंब, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन क्या है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। दिनकर, यामिनी, रवि और अंशुमाली, है ना, ये क्या है? ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। इनमें से देखना है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए दिनकर ये तो सूर्य का पर्यायवाची हो गया, रवि, है ना, ये भी सूर्य का पर्यायवाची हो गया, अंशुमाली ये भी सूर्य का पर्यायवाची हो गया, और बचा क्या है? यामिनी। यामिनी किसका है? ये यामिनी जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, प्रकाश का है, ठीक है ना। तो ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। हाँ, निम्न में से गलत वर्तनी का शब्द है, ऐसा शब्द जिसकी वर्तनी क्या हो? गलत हो, ठीक है दोस्तों। जैसे आधीन, ज्योत्सना, अहर्निश और अनुग्रहित, है ना। तो इसमें देखना है किसकी वर्तनी जो होती है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी क्या है? अशुद्ध है, गलत है, ठीक है। तो हम देखते हैं यह है आधीन, है ना। आधीन, आधीन कैसे लिखा जाता है? आधीन नहीं होता दोस्तों, ये होता है अधीन। क्या होता है? अधीन, है ना। अधीन मतलब किसी के अंदर में रहना, किसी कंट्रोल में रहना। जैसे कि ये खबर आती है कि पाकिस्तान चाइना के अधीन है ना। तो मतलब एक वो होता है कि जो चाइना की पॉलिसी है उसको पाकिस्तान फॉलो करता है ना। अपने यहाँ वैसे ही मन मर्जी के उसको सड़क बनाने देता है और जो भी विकास के कार्य हैं ताकि वो भारत पर नज़र रख सके। तो ये होता है वो अधीन। अधीन का मतलब कि किसी के अंडर रहना, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे तो अधीन होगा, शब्द क्या है? आधीन, इसलिए ये गलत है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। हाँ, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध मतलब जो शुद्ध नहीं है, जैसे यानी, यानी, सूची और शुष्क, है ना। तो देखिए अब दो शब्द आ गया यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे कंपटीशन तो खत्म हो गया। देखिए यानी और यानी। अब इनमें से देखिए ये तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब आपको कंफ्यूजन होना चाहिए इसमें और इसमें। तो देखिए ये जो होता है ये गलत होता है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ठीक है, ये होगी शुद्ध वर्तनी, ठीक है। तो लिखा गया इन वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है, कौन सा है? ये है, ठीक है। समझ में आया आप लोग? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध शब्द, ठीक है, अशुद्ध। अब इसमें आ रहा है शुद्ध। और ये गलती होती है ना, कई बार हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं पूरी तरह से, शुद्ध लिखा है या अशुद्ध लिखा है। तो यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना है। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, हल करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए एक बार, है ना। चलिए जैसे लिखा है आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद, आशीर्वाद, सॉरी आशीर्वाद, है ना। तो इनमें से पूछा है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है, शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, ठीक है। क्या पूछा? शुद्ध वर्तनी, तो कौन सा होगा? आशीर्वाद, है ना, आशीर्वाद होगा। ये शब्द शुद्ध वर्तनी का है ना, आशीर्वाद, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। उपार्जित का विलोम है, उपार्जित, उपार्जित का विलोम बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। उपार्जित का विलोम होगा अनुपार्जित। क्या होगा? अनुपार्जित, है ना। उपार्जित का विलोम क्या होगा? अनुपार्जित। शेष शब्द गलत हैं, ठीक है। तो क्या होगा? अनुपार्जित होगा, ठीक है। उपार्जित का विलोम क्या होगा? अनुपार्जित। बाकी जो शब्द हैं वो गलत हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। हाँ, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए, गमन शब्द को जो गमन शब्द है, गमन, है ना, कौन सा शब्द है? गमन, है ना। हाँ, गमन शब्द को विपरीत मतलब इसका विलोम बनाने के लिए हाँ किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, है ना। कौन सा उपसर्ग होगा जो शुद्ध होगा, ठीक है। तो देखो उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे गमन। गमन में कौन सा उपसर्ग लगेगा कि वो हो जाएगा इसका विलोम, है ना। गमन का विलोम कौन सा होगा? तो यहां देखो अनु हो गया, आ हो गया, परि हो गया, उप हो गया। अब बताना, तो हो गया गमन, तो हो गया आ। जब आ जुड़ेगा तो क्या हो गया? आगमन, है ना। मंत्री जी का आगमन होने वाला है। यार है ना? हाँ,
तो शब्द क्या बनेगा, आगमन। गमन का जो विलोम होगा, जब आ उपसर्ग लगेगा तो क्या बनेगा, आगमन। ठीक है ना। उपसर्ग किसी भी शब्द के शुरू में लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में, इस चीज ध्यान दीजिएगा, है ना। तो मंत्री जी आ रहे हैं, आगमन हो रहा है ना, तो इसलिए क्या हो गया, आगमन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। तिरस्कार का विलोम है, तिरस्कार, है ना। तिरस्कार का मतलब होता है कि किसी का अपमानित कर देना, बिल्कुल घृणा भाव से, है ना, तिरस्कृत कर देना, तो तिरस्कार। तो तिरस्कार, अब देखिए यहाँ पे तिरस्कार का विलोम पूछा है। अब पुरस्कार, पुरस्कार का मतलब होता है किसी को उपहार देना, तो पुरस्कार का विलोम क्या होगा, दंड होगा। ठीक है, पुरस्कार का विलोम क्या होगा, दंड होगा। सम्मान का विलोम क्या होगा, अपमान होगा, है ना। अब नमस्कार, नमस्कार तो पता ही है ना। और तो फिर क्या होगा, तिरस्कार का विलोम क्या होगा, सत्कार होगा, है ना। स्वागत सत्कार एक शब्द आपने सुना होगा, स्वागत सत्कार, है ना। तो ये क्या होता है, तिरस्कार का विलोम क्या होगा, सत्कार होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। चलिए अब देखिए, सुधा का अनेकार्थक शब्द है, सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है। ठीक है, तो सुधा, सुधा का मतलब क्या होता है, अमृत, है ना। सुधा, सुधा देखो जैसे बादल, बादल बिजली, ये तो हो नहीं सकता, है ना। अमृत पानी, प्राणी प्रियतम, प्राण प्रियतनम, ठीक है, सेना और शक्ति। तो इसमें पूछा है कि सुधा का अनेकार्थी शब्द क्या है। ठीक है, सुधा का अनेकार्थी शब्द तो क्या होगा, अमृत और पानी। क्या होगा सुधा का अनेकार्थी शब्द, अमृत और पानी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। हाँ, जिसका उपचार न हो सके, क्या, जिसका उपचार न हो सके के लिए एक शब्द है। अब जिसका उपचार न हो सके, ऐसा रोगी जिसके रोग का उपचार नहीं हो सकता, है ना। हालांकि ऐसा है नहीं, लगभग सारे रोगों का जो है कोई न कोई उपचार है ना, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये विज्ञान का समय चल रहा है। हालांकि पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ कुछ में कुछ उपचार जरूर है, संभावनाएं निरंतर बनती जा रही हैं। पहले ये था कि कैंसर का उपचार नहीं होता था, लेकिन अब वो भी होने लगा है ना। तो चलिए देखते हैं, जिसका उपचार न हो सके उसके लिए एक शब्द है, क्या है, दुस्साह, असाध्य और श्रम साध्य और साधनहीन। देखिए, श्रम साध्य मतलब जो श्रम से हासिल, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, कठिन मेहनत कर रहे हैं, और फिर जब आप हासिल करेंगे तो क्या होगा, श्रम साध्य। साधनहीन, आपके पास साधन नहीं है, पढ़ाई का कोई साधन नहीं है ना। आप घर में लाइट नहीं है, आप वो होता है ना मिट्टी के तेल से वो दिया जलाते हैं, उससे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, आप साधनहीन अवस्थाओं में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या, असाध्य। तो जिसका उपचार न हो सके उसके लिए कौन सा शब्द फिर होगा, असाध्य। ठीक है, असाध्य, कौन सा शब्द होगा, असाध्य। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। मैंने घर जाना था, मैंने क्या, मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश है, अशुद्ध अंश है। तो मैंने घर जाना था, तो यहाँ पे कौन सा शब्द जो है वो गलत है, ये है मैंने क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या होता है, मुझे, है ना, मुझे घर जाना है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है, क्या है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। आइए वाक्य पढ़िए, मैं सारी रात भर जागता रहा, है ना, मैं सारी रात भर जागता रहा। अब क्यों जागते रहे वो आपको पता होगा। ठीक है, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा। ठीक है दोस्तों, और मैं सारी रात जागता रहा, और मैं पूरी रात में जागता रहा। अब पूछा क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, वाक्य शुद्ध कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य होगा मैं सारी रात जागता रहा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट्सएप में नए अपडेट आ रहे हैं, बिल्कुल। इनमें से अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य जो शुद्ध नहीं है ना। ठीक है, इनमें से अशुद्ध वाक्य है, कल, आज और कल अवकाश रहेगा। क्या लिखा है, कल, आज और कल अवकाश रहेगा, है ना। आज मौसम अच्छा है, ठीक है, क्या, आज मौसम अच्छा है, अब परीक्षा होने वाली है, क्या, अब परीक्षा होने वाली है, मैंने पत्र भेज दिया। पत्र का वैसे जमाना तो खत्म हो गया है, अब इमोजी चलती है। ठीक है, तो इसमें से क्या पूछा, हमें इमोजी पे ध्यान नहीं देना, अशुद्ध वाक्य पहचानना है। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य तो क्या, कल, आज और कल, कल, आज और कल अवकाश रहेगा। तो इसमें देखिए ये वाक्य अशुद्ध है, कौन सा है, ये है, कल, आज,
है ना। पहले तो ये बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, फिर आज की बात कर रहे हैं, फिर कल पर जा रहे हैं, तो इसलिए ये वाक्य कौन सा है, अशुद्ध है। ठीक है, हाँ देखिए, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, किनारे लगना। ठीक है, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। ठीक है, देखिए, किसी कार्य का समाप्त होना, क्या, किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना और नदी पार करने में असफल होना। प्रश्न क्या है, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। किनारे लगना, किनारे लगना मुहावरे का जो अर्थ होगा, किसी कार्य का समाप्त होना। दोस्तों, जब कोई कार्य समाप्त हो जाए तो उसे हम कहते हैं किनारे लगना मुहावरा, है ना। तो किनारे लग गया, है ना, ऐसे शब्द उपयोग में लाते हैं कि जब कोई कार्य समाप्त हो गया। ठीक है, हाँ, निम्नलिखित में से मुहावरा नहीं है। अब ये हो गया कठिन क्वेश्चन, मुहावरा नहीं है। अंग लगाना, अंगारे उगलना और अंत भला तो सब भला और अंग अंग फड़कना। अब समझ में आ रहा होगा, ऐसा लग रहा है चारों मुहावरे हैं, है ना, लेकिन ये तो मुहावरा है। ठीक है, ये भी मुहावरा, अंग लगना, ठीक है, अंत भला तो सब भला और अंग अंग फड़कना। तो इसमें क्या है कि ये मुहावरा है, ये मुहावरा, ये क्या है, अंत भला तो सब भला, ये क्या है, लोकोक्ति है दोस्तों। ठीक है, हाँ, और ये हैं जो 3 बचे हैं, ये आपके मुहावरे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जो है चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, ताकि जो हमारी फ्री क्लासेस हैं उसकी जानकारी उन तक मिल जाए या किसी माध्यम से पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए, धन्यवाद।